सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए आप तक। ओळखलं का तुम्ही मला? हा, कोण आहे? राऊंड मारलाय तुमच्या सगळ्यांसाठी मी की काय करतात ट्रॅफिक वाले आपले म्हणून। इधर से अब बताइए कहाँ से जाना? इधर से सर राउंड मारेंगे। और आज हम लोग एसपी साहब के साथ आज हम लोग जा रहे हैं जलगांव के टूर पर। और इस तरफ से चलेंगे, पीछे जाना है, यूटर्न इस तरफ जाएंगे, यूटर्न लेके। एसपी साहब के साथ हम लोग निकले हैं और हम लोग आज जलगांव का एक दौरा कर रहे हैं। एसपी साहब भी चाहते थे कि जलगांव बाइक से कैसा है वो हम लोग देख पाए, इसके लिए एसपी साहब के साथ हम लोग जलगांव के रास्ते पर हैं और जलगांव के हर चौक पर हम लोग जाएंगे देखने के लिए कि पुलिस के जवान जो हैं वो किस तरीके से और क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ अपनी ड्यूटी प्रॉपर हो रही है, कहाँ लापरवाहियां हो रही है। ये आइडिया एसपी साहब का ही था जिसको हम अमल में लाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करेंगे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे जलगांव के लोगों को फायदा हो पाएगा। सर, जलगांव में शायद आप पहली बार बाइक पर चल रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? तो जलगांव को बाइक पर ड्राइव करते देखना मेरे लिए बिल्कुल नया है। एक दो बार मैं घूम चुका हूँ, लेकिन जिस नजरिए से आज जा रहे हैं वो डेफिनेटली नया है। तो आपने जो बात कही थी उस हिसाब से आज हम देखना चाहूंगा मैं भी कि हमारी ट्रैफिक की टीम है या बाकी पुलिस वाले हैं वो किस तरीके से चीजें हैंडल कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट हैंड अनुभव इससे आज मिलेगा। अदरवाइज हम तो ऑफिशियल गाड़ी में जब घूमते हैं तो डेफिनेटली पहले सब लोग अलर्ट रहते हैं। तो सर, हम लोग आज पहले इस आकाशवाणी चौक पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग MIDC जनता चौक पे जाएंगे जहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। ठीक ठीक। सर, सिग्नल्स यहाँ के सारे जो हैं वो लगभग 90% सिग्नल, 100% भी बोलेंगे चलेगा, बंद है। तो इसके लिए क्या करने का प्रयास जारी है? देखिए, सिग्नल का जो सिस्टम है वो महानगर पालिका की तरफ से चलता है, उन्होंने वो बिठाया है। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रखा है अजंता और आकाशवाणी चौक का कि यहाँ पे ये चौक, इस चौक पे पहुंचे हैं हम लोग और यहाँ पे कोई बाय हैंडल हाथों से या मैनुअली कोई नहीं हो रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तो कुछ न कुछ शुरू था। ये कैमरे वाले ऐसे सामने रहेंगे तो समझ जाएंगे वो लोग। नहीं सर, हम लोग तो दिन भर ऐसे ही घूमते हैं ना। अच्छा। तो वो ये नहीं जानेंगे एसपी साहब गाड़ी पे घूम रहे। फिलहाल भीड़ भाड़ भी नहीं लग रही है जी, अभी भीड़ भाड़ यहाँ नहीं थी। मैं जब आया था तो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू था उनका और भीड़ भाड़ भी थी। ये रास्ता भी बहुत बद से बदतर हालत में था। अभी तो ठीक हो गई है हालात, अभी बहुत ज्यादा हालात अच्छे हुए हैं। इस तरह एक सर्कल बनने वाला है आकाशवाणी चौक पर, इसलिए दूसरा इस चौक का नाम जनरल अरुण वैद्य चौक है, ऐसा मुझे किसी अरुण वैद्य चौक सर पॉपुलर आकाशवाणी चौक के नाम से ये आकाशवाणी कार्यालय होने की वजह से। इस बारे में मेरी महानगर पालिका कमिश्नर साहब से बात हुई है जी। अगर जनरल वैद्य बड़े फिगर थे, उनके नाम से अगर चौक है तो क्यों ना उसे इसी नाम से बुलाया जाए। वहाँ कहीं ऐसा बोर्ड भी तो नहीं है ना सर? बोर्ड है वहाँ पे एक कॉर्नर, हाँ, लेकिन दिखता नहीं है। दिखता नहीं है। अभी वो ऑफिशियली महानगर पालिका ने ठहराव किया था उस बारे में या नहीं, वो उसकी जांच चल रही है। तो किसी ने मुझे बताया था तो हम सोचे कि चलो देख लोगों को, हाँ लोगों तक भी आज जानकारी पहुंच गई सर, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप बेसिक कहाँ से हैं वैसे? मैं परभनी जिले से हूँ, गंगाखेड़ तालुका है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। सर, ऐसा आपके पिताजी टीचर थे ऐसा है? हाँ। तो आपका कैसा रहा है जीवन, जो पूरी पढ़ाई?
भाई पढ़ाई मेरी 6ठी से 12वीं तक नवोदय विद्यालय में हुई है। जवाहर नवोदय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, 5वीं में एक एग्जाम होता है, जैसे हमारे यहाँ भुसावल में है। तो वो एक बहुत बढ़िया स्कूल है। तो 6ठी से 12वीं तो 12वीं तो मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय जो सेंट्रल गवर्नमेंट के CBSE स्कूल है उसमें हुई। तो डेफिनेटली वो एक क्वालिटी एजुकेशन मुझे मिला है वहाँ तक। इससे पहले जहाँ पे पिताजी की नौकरी थी वहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ करता था। 2-3 जगह पे हुआ है 5वीं तक। तो ओवरऑल अच्छा अनुभव है। उसके बाद मेरा डॉक्टरी MBBS का एजुकेशन मुंबई में हुआ। सर तो MBBS करके डॉक्टर आज के समय में तो बहुत मलाईदार व्यवसाय बोल दिया गया है। तो आप सिविल सर्विसेज में कैसे आ गए डॉक्टरी करके? देखिए, डॉक्टरी का यूजुअली 12वीं के बाद हम लोग जहाँ से भी आप अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, कई सारी चीजें पता नहीं होती है। 12वीं तक बहुत बार समझ भी नहीं रहती है। तो अच्छा है कि मेडिसिन करो या इंजीनियरिंग करो। तो उस हिसाब से मैंने मेडिसिन चुन लिया था। सब जो भी उस टाइम के हालात थे उस हिसाब से। तो जब मैं मुंबई गया तो बाकी कई सारी चीजें मुझे पता चल गई। उसमें मेरा एक कजिन है, वो UPSC का प्रिपरेशन कर रहा था। तब थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चला। तो एक अलग लेवल पे काम करने का मौका ये सर्विसेज देती है, गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं इस लेवल पे। ये जब पता चला तो मैंने MBBS खत्म होते होते मतलब ये फैसला किया था। मेरे एक कजिन भाई है, वो भी मतलब मेरी मदर के कजिन के लड़के हैं। वो इस मेरे दूर के कजिन ही है। और वो उनसे मेरी मुलाकात होती थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया था मेरे फाइनल ईयर के टाइम पे। तब मैंने फिर उनको देख के, उनसे बातें करके मेरा ये डिसीजन हुआ था। ये सब समझ सोच के कि एक ऐसा अच्छा अवसर ये सर्विसेज देती है जो बड़े प्लेटफॉर्म पे हम काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उस टाइम पे ये सिविल सर्विसेज का। दर्शकों को बताता चलो कि जब कोरोना काल चल रहा था, पीक में था, और पुलिस वालों ने सरप्राइज टेस्ट लेना शुरू किया था, तो मैं खुद वहां था और SP साहब ने खुद स्वैब लिया था। और तब मुझे पता चला कि SP साहब के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा है, SP साहब डॉक्टर हैं। सर, जलगांव में आप आए हैं, इतने दिन हो चुके हैं, क्या अनुभव आ रहे हैं आपको जलगांव के बारे में? देखिए, जलगांव अगर हम किसी भी बड़े सिटीज के साथ कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जलगांव कोई बहुत बड़ा क्राइम वाला शहर या जिला नहीं है। अगर हम जलगांव को जलगांव से ही कंपेयर करेंगे अंदर के अंदर ही, तो हमें लगता है यस, यहाँ पे कुछ क्राइम्स होते हैं बीच बीच में जो थोड़े से हीनस टाइप जिसे बोलते हैं। बट फिर भी ओवरऑल मुझे लगता है रोड पे घूमने वाला आदमी जरूर सेफ है जी। कुछ लोग आपस में झगड़ते होंगे, कुछ वारदातें होती है। बट मैं भी जानना चाहूंगा आपसे या जलगांव के कोई भी नागरिक से जो रास्ते पे है, कि उसे रास्ते पे चलते हुए डर लगता है क्या कि कोई मुझे कुछ कर दे? ऐसे नहीं सर, ऐसी परिस्थितियां जलगांव में नहीं मिला। बिल्कुल। हालांकि इन दिनों बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं, कई सुसाइड्स बहुत सारे हो चुके हैं। तो लेकिन ऐसी परिस्थिति नहीं है कि सड़क पर चलने से डर लगे। मेरा पुलिस का काम यह है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट है उनपे हमारा कंट्रोल हो, उनकी हर वारदात को हम अंजाम दे कायदेशीर तरीके से, कायदे से, और बाकी जो नॉर्मल सिटीजन है वो सेफ करे। और पुलिस के साथ उनका जो भी इंटरेक्शन होता है पुलिस स्टेशन या कोई भी सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिसेस में, जहाँ उनका पासपोर्ट हो, नॉर्मल वेरिफिकेशन हो या छोटी मोटी एलसी टाइप घटनाएं होती है, तो उनको न्याय मिले, उनको अच्छा उनकी मतलब जो भी कंप्लेन है उसको हम न्याय दे पाए, ये हमारा एक प्रयास रहता है। तो उस हिसाब से हम काम करने की कोशिश करते हैं। सर, कई बार जो नागरिक हैं उनकी शिकायत ये रहती है, पुलिस स्टेशन में लोग जाते हैं, उनकी शिकायत नहीं ली जाती है। एक्चुअल में ये कानून के अंदर है कि अगर कोई भी पुलिस स्टेशन आता है तो उसकी FIR लिखना, उसकी शिकायत लिखना पुलिस का पहला कर्तव्य है। लेकिन कई बार बोलते हैं लोग, टाल दिया जाता है, पुलिस वाले टाल देते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जरूर मतलब
आपको मैं कहूंगा कि मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ, हमारे इंस्पेक्शंस होते हैं, तब मैं हमारे पुलिस वालों को एक ही बात कहता हूँ, यदि जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है तब से लेके आज तक लोगों की यही तकरार है कि पुलिस में कंप्लेन नहीं ली जाती। तो ये बात मैं उनको दोहराता हूँ कि इसमें, और हमारे पास कई लोग आते हैं, बट ये बात हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे ये इसने कुछ गलतियां की है उनको हम सजा देते हैं, पनिश करते हैं, और उनको ये भी हम समझाते रहते हैं कि देखिए, अगर आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त पुलिस स्टेशन जाए तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार हो ऐसा अपेक्षित रखते हैं, उसी टाइप का व्यवहार आपने हर नागरिक के साथ करना चाहिए। एक समझाने वाली बात है, और अगर समझा के और रूल्स के हिसाब से नहीं काम करते तो दूसरा हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन रहता है, वो हम करते हैं। लेकिन मैंने जब से चार्ज लिया है तब से कई ऐसे मतलब कई कंप्लेन जिनकी कंप्लेन नहीं ली गई है, उस हिसाब से लोगों पे कार्रवाई की है, और मुझे लगता है काफी हद तक सुधार आया है। लेकिन बीच बीच में कोई एक आध रहता है जो कम ज्यादा खुद का ये टालने का कोशिश करता है, काम कम करने के लिए वगैरह, तो उनके ऊपर भी हम डिपार्टमेंटली एक्शन लेके ये चीज ना हो, इसका प्रयास हमारा जारी रहता है। और मैं सभी नागरिकों से दरख्वास्त करूंगा, उनको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कभी हो कि आपको आपकी कंप्लेन नहीं ली जा रही है तो आप जरूर उसके सीनियर ऑफिसर्स रहते हैं। यूजुअली क्या होता है कि थाने अमलदार कर्मचारी जो रहता है हमारा स्टाफ पुलिस, तो वो उनके ऊपर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है। हम लोग जब एज ए एसपी हम वहाँ के पुलिस स्टेशन थानेदार से पूछते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर से पूछते हैं, तो अगर वो थाने अमलदार आपकी कंप्लेंट नहीं लेता है तो आप पहले पुलिस इंस्पेक्टर को अप्रोच करना चाहिए। बस थाने अमलदार ने मना कर दिया तो आप निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पुलिस इंस्पेक्टर को मिलके आपका काम नहीं होता है तो आपको डीवाईएसपी के पास जाना चाहिए, जो सब डिवीजन के हेड होते हैं, मतलब उनके अंदर 4-5 पुलिस स्टेशन होते हैं। तो हमारे शहर के लिए कुमार चिंता साहब जो है वो एसडीपीओ है इस सब डिवीजन के, और उसके बाद नहीं होता है तो आप जरूर हमारे पास के एडिशनल पास आ सकते हैं। मैं रोज कम से कम 15-20 विजिटर से कम मिलता हूँ, और उनकी जो भी कंप्लेंट्स रहती है, कभी इस टाइप के मामले सामने आते हैं कि थाने अमलदार ने मना कर दिया, बट मना कर दिया इन द सेंस कि वो उसमें थोड़ी सी इंक्वायरी होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना होता है, बट इंक्वायरी नहीं की गई है। हर बार लोगों को एफआईआर ही हो ऐसा भी उनका कहना नहीं होता है। उस उनके कंप्लेंट में जिस तरीके के घटना है उस हिसाब से इधर उनकी एफआईआर होनी चाहिए या फिर एलसी दाखिल होनी चाहिए। किसी और डिपार्टमेंट का है तो कहीं और उसको भेजा जाना चाहिए ऑफिशियली। जी, कई सिविल मामले रहते हैं, कई अलग बाकी डिपार्टमेंट से निगडित मामले होते हैं, तो उनको डायरेक्ट करना चाहिए कि किस तरीके से मतलब लीगली इसका सोल्यूशन क्या है, हमारे पास है या नहीं है। हमारे पास है तो हमने वो करना चाहिए, और नहीं है तो उनको डायरेक्ट करना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत में उनको ऐसा असिस्ट करना चाहिए, जो भी, ये जरूर हमारा प्रयास रहता है। सर, जलगांव की जो ट्रैफिक पुलिस है उसके बारे में जब भी मैंने खबरें बनाई है या जब भी लोगों से मिलता हूँ तो उनकी शिकायतें रहती है, कमेंट्स बहुत सारे रहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाले अपने काम नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ चालान फाड़ने में बिजी रहते हैं। तो क्या गवर्नमेंट रूल्स बना रखी है कि इतना चालान उनको जमा करना ही पड़ता है? कोई ऐसा नियम है कि एक टारगेट दिया हुआ रहता है उनको? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है। पुलिस का काम देखिए, ट्रैफिक के, मैं ट्रैफिक डीसीपी रह चुका हूँ पुणे से जी, और ट्रैफिक में पुलिस का 3 काम रहता है जिसे 3 E's बोला जाता है। 3 E's मतलब E फॉर एजुकेशन, E फॉर एनफोर्समेंट एंड E फॉर और एक है मतलब 3 तरीके से। एनफोर्समेंट मतलब चालान काटना है, मतलब जो गलती कर रहा है उसको सुधारना है। रेगुलेशन है दूसरा, इसका मैं वर्ड भूल रहा हूँ, बट उसका जो है वो एजुकेशन, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना है। वो करवाना है लोगों को कि आप नियम कानून कायदे क्या है, ट्रैफिक से रिलेटेड चीजें किस तरीके से आपको
पालनी है। एक्चुअली वो जब ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है तभी वो सब उनको आना मैंडेटरी है। बट कई बार आप जानते हैं थोड़ा लाइसेंस इजीली आजकल लोगों को मिल जाते हैं, जबकि उनको रूल्स की जानकारी भी नहीं होती है। तो तीसरा रहता है एनफोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, इंजीनियरिंग है जो पुलिस के हाथ में लार्जली नहीं रहता है, या थोड़े बहुत हम वन वे करना, कहीं पे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस करके ट्रैफिक को सुधारने की कोशिश करना। तो अल्टीमेट एनफोर्समेंट जो आप बोल रहे हैं कि चालान काटते हैं लोग, चालान काटने का कोई टारगेट नहीं होता है, बट उसमें एक डिसिप्लिन आने के लिए वो जरूरी है, ऐसा मेरा मानना है। अगर पुलिस सिर्फ वो रेगुलेशन ही करेगी तो लोग डरेंगे भी नहीं पुलिस, और वो है ना है वो मानेंगे भी नहीं। तो बैलेंस बना रहना चाहिए दोनों चीज का। पुलिस अगर दिख रही है वही सही में देखा जाए तो बिना पुलिस दिखे भी लोगों ने रूल फॉलो करने चाहिए, बट अगर पुलिस दिख रही है तो उनमें उनके ऊपर एक थोड़ा सा दबाव सा रहता है। तो वो रहना भी जरूरी है कि आपको कोई देख रहा है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए इसका बैलेंस होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर लेकिन अगर कहीं सिग्नल बंद है तो क्या ट्रैफिक पुलिस वालों को मैन्युअली इसको हैंडल करना जरूरी होता है? देखिए, अगर ट्रैफिक जैम हो रहा है तो ये उनका पहला काम है कि उस ट्रैफिक को क्लियर करें। उसके बाद हम एनफोर्समेंट के बारे में या चालान काटने के बारे में, वो सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। जब ट्रैफिक जैम हो रहा है, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, तो उस टाइम पे डेफिनेटली देयर इज नो डाउट उन्होंने पहला रेगुलेशन करना चाहिए, ट्रैफिक को फैसिलिटेट करना चाहिए। सर आप लगभग 3-4 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, कैसी लग रही है आपको जलगांव की सड़कें, जलगांव की ट्रैफिक? आप अभी जलगांव की रोड के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो वो हालात अभी जो हमारी अधिकारियों से भी बात होती है तो उसमें अभी सुधार के जरूर आसार है, लेकिन महानगर पालिका ये रहता है जहाँ अक्सर भीड़ भाड़ रहती है और लोगों की ऐसी ही शिकायत रहती है कि पुलिस वाले जो हैं वो खड़े रहते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर स्मूथली चौक पे किसी भी स्क्वायर या चौक पे ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है तो हमारा इंटरवेंशन जरूरी नहीं है, और वो साइड में खड़े हैं तो थोड़ा समझने वाली बात है। बट थोड़ा भी वहाँ पे भीड़ भाड़ हो रही है, थोड़ा भी ट्रैफिक को कंजेशन टाइप हो रहा है, तो उनका इंटरवेंशन 100% होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है, और उसको हम जरूर एनफोर्स करेंगे। जी सर। जलगांव के बारे में सर ऐसा कहा जाता है कि जलगांव के रास्तों पर जिन्होंने बाइक चला ली, गाड़ी चला ली, वो कहीं भी मास्टर बन के चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं कई बार बोलता हूँ कि जो पब्लिक है वो भी प्रॉपर वे से अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऑटो रिक्शाज के बारे में तो यहाँ अक्सर बोला जाता है, जिसे हम सिविक सेंस कहते हैं जी, वो सिर्फ जलगांव में ही नहीं, अपने इंडिया में इसके बारे में हर जगह कंप्लेंट है। तो वो सिविक सेंस में सुधार लाना मतलब ये बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। वो ऐसा किसी एक या दो आदमी से होने वाला नहीं है। उसे मतलब एक तरीके से पूरा कल्चरल चेंज हमें लाना पड़ेगा इस बारे में, जो सिविक सेंस जिसमें ट्रैफिक भी आती है, बाकी एज ए सिटीजन जो जिम्मेवारियां होती है, साफ सफाई रखने की, कचरा न फेंकने की, ये सब सिविक सेंस में आता है। हाँ, लेकिन वैसा बहुत कम लोग जो हैं वो इस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट वो बचपन से ही हमें वो आदतें लगाने की कोशिश करनी चाहिए।
ये पीछे जो गया चौक वो चित्रा चौक था। यस यस। यहाँ पे बस अड्डा भी फिलहाल बंद है, इसलिए ट्रैफिक उतनी नहीं। आज सैटरडे का दिन है इसलिए ट्रैफिक ज्यादा है और दिन से थोड़ी। ओके। कुछ चीजों पर तो सर जैसे पुलिस वाले को फोर्स करना ही पड़ेगा। अभी जो चित्रा चौक पीछे गया वहाँ पे ऑटो रिक्शा वाले कॉर्नर भी खड़े हो जाते हैं, जबकि वो उनका स्टॉप नहीं है। जब ट्रैफिक पुलिस वाले रहते हैं तो वो लोग वहां से हटे रहते हैं, जिससे रास्ता क्लियर रहता है। लेफ्ट साइड में लोग आने जाने वाले जो हैं उनको थोड़ी सहूलियत रहती है। लेकिन रिक्शा ऑटो रिक्शा है उस पर अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो इनके यूनियंस भी खड़ी हो जाती है। वो यूनियंस खड़ी हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो कानूनन चीजें हैं उसमें आप यूनियन खड़ी हो, आंदोलन हो, मुझे नहीं लगता उसका हमारे ऊपर कुछ भी असर होगा। वो होने भी नहीं देंगे हम कभी भी। ऑटो रिक्शा तो बहुत ज्यादा कभी कभी तकलीफदेह बन जाती है। एक तो एरोगेंट्स रहते हैं बहुत सारे रिक्शा वाले इतने कि पब्लिक से लड़ना भी शुरू कर देते हैं अगर कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलती होती है तो। ये टावर चौक है। पुलिस स्टेशन के सामने दुकानें लगती थी ज्यादा, वो सब यहाँ पे बंद करवा दिया गया है। हाँ, यहाँ पे काफी सारी शॉप्स वगैरह थी, बस हाँ। क्लियर कराया गया है सब कुछ। मैंने जो खबर दिखाई थी सर परसों के दिन प्रकाश मेडिकल का चौक, एक्चुअल में रास्ता शिवाजी पुल बनने की वजह से रास्ते में भीड़ ज्यादा होने लगी है और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगह बनती जा रही है। आगे का जो चौक है उस चौक पे अक्सर भीड़ भाड़ हो ही जाती है जब लोग शिवाजी नगर से आते हैं, घर से जाने का। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इस चौक पे तो सर को जरूर लाना चाहिए जब कभी भी हो। उस वक्त कमेंट्स आई थी कि सरप्राइज विजिट होनी चाहिए सर की हर जगह पे, और उसी से ये आइडिया निकल के आया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आपने बोला तो मैंने बोला कि आपके नजरिए से जलगांव के हमारे ट्रैफिक पुलिस को हम देखना पसंद करेंगे, तो हम जरूर इसलिए इस आइडिया से सहमत होके हम चले हैं। एक्चुअल में सर जलगांव की महानगर पालिका है, उसको भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे तो एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस विभाग की जिम्मेदारी नहीं है ट्रैफिक को सही तरीके से करवाना। मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जैसे एजुकेशन, एनफोर्समेंट एंड इंजीनियरिंग पार्ट इज विथ महानगर पालिका एंड PWD, विच एवर डिपार्टमेंट हैंडल्स रोड्स। तो उनकी तरफ है, हम उनमें उनको सुझाव जरूर कर सकते हैं, बट आप तो रोड की भी हालत, आप जो उच्च अधिकारी हैं, जिलाधिकारी साहब, आप और महानगर पालिका के आयुक्त, ये लोग अगर चाहें तो चीजों को बहुत सारी सुधारी जा सकती है। यस, बिल्कुल हम उस प्रयास में हैं। और अब आप सड़क पर निकले हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अभी लग रही होगी कि कुछ सुधारना होनी चाहिए, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरे जलगांव की तरफ से कि आपको जो कुछ भी लगता हो वो जरूर सुधार के दें। जी सर, आपकी सबसे पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई थी? तो पहले अकोला शहर का ASP था, असिस्टेंट SP, मतलब वही सब डिवीजन के इंचार्ज। अकोला शहर। कितनी पोस्टिंग है सर? अकोला, फिर नासिक, फिर पुणे, फिर रत्नागिरी और अभी जल मेरी 5वीं। हाँ, 5वीं पोस्टिंग है। सर, अभी मैं आपके पास जब आया था तो आप बच्चों को समय दे रहे थे। आप व्यस्त समय से किस तरीके से निकालते हैं सब कुछ? जब घर में होते हैं तो बच्चों को, फैमिली को टाइम देना, वो मुझे लगता है सबसे अच्छा टाइम होता है। प्रोफेशनल लाइफ तो चलती रहती है और उसमें से अगर खुद को हेल्दी, हैप्पी रखना है तो सबसे जरूरी है कि आप फैमिली के साथ कनेक्टेड रहे। तो मतलब मैं एंजॉय करता हूँ घर का टाइम, जो भी जब भी रहता हूँ, बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना, और ये सबके लिए जरूरी है। मेरे लिए तो बहुत सुखद पल था वो नजारा, मेरे लिए एकदम बहुत ही अच्छा था कि आप अपने दोनों बच्चों के साथ आराम से बैठ के
आपके काम आते तो बच्चे कर रहे थे कागज पे पेन पे, मतलब बहुत अच्छा लगा। ये एसपी लेवल रैंक के आदमी को अपने परिवार के साथ, जहां तक मैंने कई बार देखा भी है, ये लोगों को भी बताया है कि पुलिस वाले अपना त्योहार छोड़कर आपका त्योहार सिक्योर करते हैं। ऐसे समय में उनका साथ देना ये चीज बहुत जरूरी बन जाता है। और आज जो नजारा देखा हो वो मेरे लिए मतलब जीवन भर यादगार रहेगा। देखिए, मैं सोचता हूँ कि जिनको भी बाहर प्रोफेशनल लाइफ में डिफिकल्ट काम करने भी पड़ते हो, तो उनको सपोर्ट के लिए फैमिली के साथ जुड़े रहना चाहिए। उनका जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, वो उससे बना रहेगा और वो अपना कर्तव्य ठीक से, प्रोफेशनल काम भी ठीक से कर पाएंगे अगर इसमें भी वो ध्यान दे। घर में ध्यान देना, फैमिली को टाइम देना, मतलब तुम प्रोफेशनल कम काम कर रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप वहाँ पे भी ध्यान दीजिए ताकि आपका सपोर्ट सिस्टम बना रहे, आपका मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ बनी रहेगी और आप प्रोफेशनली अच्छा काम कर पाएंगे। सर, कई बार पुलिस वाले बदली को लेकर चिंतित रहते हैं, तो आप किस तरीके से प्रायोरिटी देते हैं बदली? देखिए, बदली आपने देखा होगा, मैंने जो बदली प्रोसेस अभी 2 महीने पहले की थी, हर मतलब कांस्टेबल्स छोड़ के, क्योंकि सबको अपनी चॉइस देना मुश्किल होता है, बट जो भी सीनियर है, मतलब नाइक कांस्टेबल जो हमारे रहते हैं, जो हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, उनके लगभग उनके चॉइस में 2, 3, 4 चॉइस में से एक उनको पोस्टिंग देने की कोशिश की है। तो 90% लोग तो जरूर इससे मेरे ख्याल से समाधानी थे। अभी आज हर एक जवान को, आदमी को उसकी चॉइस की पोस्टिंग देना पॉसिबल नहीं है। उससे हम एडमिनिस्ट्रेशन का बैलेंस नहीं संभाल सकते। जैसे कि हमें जिस जगह पे कोई पुलिस स्टेशन में कितने कर्मचारी चाहिए, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, फिर किसी को जबरदस्ती डालना ही पड़ता है। तो इसलिए 90% हम कर पाते हैं, 10% कोई भी नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्योंकि वो कुछ जगह होती है कि हर आदमी ने कुछ ऐसी जगह पे पोस्टिंग निकालनी ही चाहिए कि जहाँ पे वो थोड़ा डिफिकल्ट है, एक्सेसिबिलिटी, कभी उनके फैमिली के इशू रहते हैं, कभी हेल्थ के इशू रहते हैं, कि बच्चे पढ़ाई कहीं किसी और जगह पे कर रहे हैं, ऐसे कई सारे इश्यूज होते हैं। तो उस सबको संभालना मुश्किल होता है। जितना हो सके हम करने की कोशिश करते हैं और सबको मैंने तो बुलवा के पोस्टिंग दी थी, सबको मेरे सामने बुला के, ऑफिस में बैठ के पोस्टिंग नहीं दी है। तो जितना हो सके उनको सुन के न्याय देने की कोशिश हमने की। महिलाओं से रिलेटेड जो क्यूरीज होती है, आपके यहाँ एसपी प्रेमाइसेस में महिला दक्षता समिति बनाई गई है, बिल्कुल। तो किस तरीके से नजरिया है आपका उस तरफ? कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महिलाएं जो अधिकार को दिया गया है उसका कुछ गलत फायदा भी उठाती हैं, तो कैसे जज कर पाते हैं आप लोग? देखिए, जो भी हमारे देश की हो या ओवरऑल संस्कृति, हिस्ट्री, आप जो भी बोलिए, उसमें हमें पता है कि महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार होते रहा है। तो पहला व्यू जरूर उस महिला पे अत्याचार हुआ है ऐसा प्रिज्यूम करके चलना चाहिए। और उसके बाद अगर फैक्ट्स ऐसे सामने आते हैं कि उसमें उस महिला की ही गलती है, इनफैक्ट पुरुष की गलती नहीं है, तो उस अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेना पड़ता है। बट हम जानते हैं कि कानून इसीलिए महिलाओं की तरफ झुके हुए हैं, महिलाओं की साइड में, क्योंकि उसकी हिस्ट्री, उसके पीछे इतने सालों का इतिहास है। तो उससे थोड़ा कुछ लोगों को तकलीफ भी होती है, जो जिनका दोष नहीं होता, ऐसा भी देखने में जरूर आया है। तो बट उनको कानूनन जितनी हो सके, दोनों, पहला जो महिला कक्ष है हमारा, उसमें जो मैरिटल डिस्प्यूट्स के इश्यूज आते हैं, तो हमारा कोशिश यही रहता है कि वो उनमें डिस्प्यूट खत्म किया जाए, उनका काउंसलिंग करके दोनों का जो फैमिली है वो बना रहे, केस गुना दाखिल करने की नौबत ना आए, क्योंकि बहुत बार गुना दाखिल हुआ तो वो मतलब डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर वो उनका वो हम परेशानी होती है और बढ़ जाती है कभी कभी। हाँ, तो एक बार एक दूसरे के ऊपर केस दाखिल कर दिया तो आप कैसे एक साथ रहना, वो मुश्किल हो जाता है बाद में।
इसलिए उनको ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये मतलब ये मैरिज इस लेवल पे पहुंच गया है, ये सुधारा नहीं जा सकता फॉर वॉट एवर रीजन, तो उनके हिसाब से फिर अल्टीमेटली हम गुना दाखिल कर देते हैं। बट जरूर उनका 2-3 काउंसलिंग सेशन लेने का कोशिश किया जाता है। बट मैं ये सब आपको बताना चाहूंगा या हर नागरिक को, महिला को बताना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आप, अगर आपको लगता है कि ये इर्रिपेरेबल डैमेज हो चुका है और हम नहीं जाना चाहते, हमें केस ही चाहिए, तो जरूर आप ये मांग सकते हैं। और आप जो यूजुअली 498A करके एक सेक्शन रहता है कि मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर इन मैरिड लाइफ, तो वो महिला गुना इमीडिएटली भी दाखिल करा सकती है। सर, इन दिनों पुलिस विभाग में भी देखा गया है गलत मानसिकता के लोग जो हैं वो कुछ ऐसो आए हैं अभी हाल ही में पुलिस से भी कुछ क्रिमिनल्स निकल के आए हैं, तो ऐसे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मतलब देखिए, अभी इसे ये कितना गलत है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप ऐसी पोजीशन पे है जहां आपको कई लोगों को न्याय देना होता है, आपके पास पावर होती है, और अगर आप पावर को गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत बुरा असर लोगों को उनकी जिंदगी पे हो सकता है। तो इन पोजीशन पे रहने वाले ऑफिसर ने, कर्मचारी ने बहुत जिम्मेदारी से रहना अपेक्षित है। उसमें कोई गलती करता है तो हमारा डिपार्टमेंट काफी सख्ती से, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कोई भी डिपार्टमेंट का कितने एक्शन लिए जाते हैं इसका अगर आप जायजा लेंगे तो हमारे एक्शन डिसिप्लिन के मामले में उनकी गलती की इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई, इस मामले में हमारे एक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज हमारे ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, हमारे लोगों के पास पावर से लोगों को रोकने के, पूछताछ करने के, तो उस हिसाब से उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करना भी हमें जरूरी होता है। अब कोई भी डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ लीजिए, उस हिसाब से हमारी कार्रवाई उनके ऊपर विद इन डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा करते हैं, ताकि उनके ऊपर एक दबाव, एक भय बना रहे कि गलती करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सर, महिलाओं के खासकर अब कॉलेज में जाने वाले गर्ल्स जो हैं उनके लिए कुछ स्पेशल टीम बनाई गई थी, वो टीम काम किस तरीके से कर रही है और क्या करना पड़ेगा अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो किस तरीके से संपर्क? मैं बताना चाहूंगा कि हमारी निर्भया और दामिनी पथक करके सिटी के लिए हमने टीम बनाई थी, जो अभी भी कार्यरत है। बट अभी कोरोना के चलते पिछले 1-1.5 साल में स्कूल और कॉलेजेस बंद ही हो गए हैं, तो वो शहर में जनरली हर जगह घूमते रहते हैं या कोई कॉल आया तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। बट अभी आपको बताना चाहूंगा कि डायल 112 नाम का नया सिस्टम अभी हमारे यहाँ चालू हो गया है, जो मतलब आप 100 डायल करते थे उसकी जगह आप डायल 112 नामक सिस्टम चालू हुआ है। तो ये पूरे महाराष्ट्र और इनफैक्ट ये देश भर भी शायद चालू, कुछ ऑलरेडी कुछ राज्यों में हो चुका है, बाकी राज्यों में शायद होने वाला है। बट हमारे महाराष्ट्र के लिए तो राज्य के लिए ये सिस्टम चालू हो गया है। जलगांव जिले के सभी नागरिकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप डायल 112 करेंगे, ये सिस्टम का मतलब चेंज क्या है अगर पूछेंगे तो हर चीज रिकॉर्डेड है यहाँ पे। उसका कंट्रोल रूम मुंबई में है और आपका फोन मुंबई में लैंड होता है और फिर उसकी कंप्लेन ऑनलाइन तरीके से यहाँ पे हमारे 8 डेस्क अभी नए आए हैं। हर डेस्क पे 3 स्क्रीन है, तो वो कॉल हमें नीचे ट्रांसफर करनी पड़ती है। वो नीचे भी एक ऑनलाइन तरीके से चलने वाला डिवाइस हर अभी जलगांव जिले के 36 और अभी 2-3 और बढ़ने वाले हैं, मतलब 35 पुलिस स्टेशन की 39 4 व्हीलर गाड़ियों पे डिवाइस लगा है। मतलब अकाउंटेबिलिटी जो है कि हर कंप्लेन का निरसन किया गया है उसका, ये मुंबई तक उसका फॉलोअप है। तो वो मुंबई का कंट्रोल सेंटर उनको फोन करके पूछता है, उसका फॉलोअप लेता है। तो यहाँ तक मतलब कंप्लेन की और खत्म हो गया ऐसा नहीं, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या एक्शन हुई, वो देखा जाता है। हर कॉल को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो जीपीएस लगी हुई गाड़ियां हैं, उनका लोकेशन यहाँ पे ट्रैक होता है हमारे कंट्रोल रूम में। तो एक बहुत अपडेटेड अद्ययावत सिस्टम डायल 112 के रूप में अभी पिछले 15 दिनों से चालू हुआ है।
उसका एक वीडियो हम बना रहे हैं लोगों को प्रसारित करने के लिए, कैसे चलता है, क्या सिस्टम है। वो एक अगले 2-3 दिन में वो काम हो जाएगा, तो वो भी हम पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए स्प्रेड करने वाले हैं। इस सिस्टम का लाभ उठाइए। वो महिला से रिलेटेड तकरार हो या नॉर्मल कोई भी तकरार हो, आप फोन करके उस पे 112 डायल 112 नामक सिस्टम है। तो 100 अभी बंद हो गया है और सब 100 के कॉल भी 112 पे लैंड होंगे। शिफ्ट कर दिया गया। यस, ये बिल्कुल। तो 100 का पहले ऐसा था कि जलगांव जिले में आता था हमारे कंट्रोल रूम में, फिर उसका फॉलोअप का तरीका मैनुअल था और कई बार लोगों की कंप्लेंट थी, वो कॉल नहीं उठाया जाता है वगैरह वगैरह। तो वो सब अभी खत्म हो गया है। हर कॉल अभी मुंबई में लैंड होगा, यहाँ से जाने वाला भी। हर कॉल उठाया जाएगा, हर कॉल उठाया जाएगा, हर कॉल रिकॉर्डेड रहेगा, हर चीज रिकॉर्डेड रहेगा। तो 100% आंसर अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी है अभी पुलिस को देने पड़ेगी। तो इसलिए वो ज्यादा अच्छा सिस्टम सामने आया है, तो इसका जरूर सब लोग लाभ उठाए, सब कहूँगा। तो आप सभी 112 का लाभ उठा सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो, किसी तरह की प्रॉब्लम हो, कानून से रिलेटेड कोई बात हो, आप लोग 112 पे संपर्क कीजिए ताकि आपकी समस्याएं जो हो वो सॉल्व हो जाए। आज हम लोग एसपी साहब के साथ घूम रहे हैं, काफी चीजें एसपी साहब ने बताई, काफी आप लोगों के दिल की बातें मैंने एसपी साहब से पूछी। सर, एक और जो बातें अक्सर आती है सामने, वो ये कि ऑटोमेटेड ये फोटो खींच ली गई किसी गाड़ी की और वो भेज दी जाती है और उसका चालान उसके घर आ जाता है। यस, ऑटोमेटेड सिस्टम से। लेकिन इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जो जहाँ पे पार्किंग है उसी गाड़ी की फोटो भेज दी गई और वहां पे वो उसको चालान आ जाता है बिना वेरीफाई के। तो इसका क्या करना पड़ेगा इसका? मेरी किसी के साथ अगर जाति दुश्मनी है और उसने मेरी फोटो भेज दी गाड़ी की, तो मुझे तो चालान आ जाता है। बिल्कुल। आप वो चालान भरने से पहले आप उसको चैलेंज कीजिए। हमारे जो ट्रैफिक ऑफिस है हमारा बगल में, एसपी ऑफिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट, तो वहां पे आप अपना चैलेंज कीजिए इस बात को कि ये गलत तरीके से भेजा गया है। देखिए, महा ट्रैफिक ऐप करके एक ऐप निकला है जी। मतलब पुलिस जो ऑनलाइन चालान का सिस्टम है वो 2 तरीके से चलता है। एक, पुलिस वालों के हाथ में डिवाइसेस है जी। तो पहली बात तो हाथ से लिखने वाला चालान सिस्टम पूरी तरह खत्म है। तो उन डिवाइस में से वो फोटो खींच के जगह पे कार्रवाई करते हैं। चाहे तो वो आदमी नहीं रुका हो तो भी वो कार्रवाई हो सकती है कि फोटो लिया और कार्रवाई हो गई। तो ये पुलिस कार्रवाई करती है, तो इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट एक महा ट्रैफिक एक्ट जनरल पब्लिक के लिए दिया गया है। तो उस ऐप में आपको लग रहा है कि किसी ने ट्रैफिक वायलेशन किया है, तो आप उसका मतलब क्या बोलते हैं, फोटो निकाल के भेज सकते हो। लाइव फोटो, पुराना फोटो नहीं डाल सकते उसमें आप। पहली बात तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि ये किस तरीके से गलत है करके। उसका वेरिफिकेशन होगा, वो हमारे ट्रैफिक ऑफिस में वो उनका कंप्लेंट आ जाता है, उसको वेरीफाई करके बाद में उसका चालान बनता है। अगर आपको लग रहा है कि ये गलत बना है तो आप उसको चैलेंज कीजिए, आप एक्सप्लेन कीजिए, तो उस चालान को हम जरूर कैंसिल करवा सकते हैं। सर, हम लोग एक चक्कर मार चुके हैं, अब हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। हम लोग यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी और अब हम लोग एक राउंड मार चुके हैं। वापस एक राउंड हम लोग जिधर से आए थे उधर फास्ट मार लेंगे ताकि हम लोगों को जो कुछ भी नजर आया है वहाँ अगर हम लोग चाहें तो कोई कार्यवाहियां हो पाए। जरूर देखते हैं कि कहाँ जरूरत है और उस जरूरत की जगह पे हमारे पुलिसकर्मी काम करते हुए नहीं दिखेंगे तो मैं उनसे जरूर बात करूंगा और जो जरूरत है आगे की कार्रवाई भी। ओळखलं का तुम्ही मला? हा, कोण आहे? राऊंड मारलाय तुमच्या सगळ्यांसाठी मी की काय करतात ट्रॅफिकवाले आपले म्हणून। बघतोय मी, तुम्ही तर कोणीच मला ट्रॅफिकचं रेग्युलेशन करताना दिसत नाहीये। हा, का नाही?
आणि एक चौकात तिकडे गाड्या उभ्या आहेत जे त्यांनी नाही उभं राहायला पाहिजे. हे बघा ना, काय नाही बघत. सगळ्या चौकात फिरलो, सगळे साईडला आहेत, एकही मला दिसला नाहीये पोलीस. काय पाटील, कशामुळे? हा, अरे पण लक्ष ठेवा ना तुम्ही. कशासाठी नुसतं साईडला सावलीत बसा असं थोडीच आहे. जेव्हा दिसतं काही, जेव्हा आजूबाजूला किमान तुमच्या नजरेत हा जेवढा चौक आहे तिथे तर काहीच नाही व्हायला पाहिजे. मुद्दामून मी सिव्हिल मध्ये राऊंड मारलाय की तुम्ही लोक करताय काय. गाडी दिसल्यावर तर अलर्ट होऊन जाता. एरवी काय करता, तक्रारी आहेत लोकांच्या, 2-3दा पेपरला बातम्या, यांच्याकडून ऑनलाईन न्यूज, आणि सगळे साईडला उभे. खुलासे द्या मला.